नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम निबंधों के विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने इससे पिछले व्याख्यान में भारतेंदु युग के बारे में चर्चा की। आज हम निबंध के विकास के क्रम में द्विवेदी युग के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको पता है द्विवेदी युग का प्रारंभ महावीर प्रसाद द्विवेदी से होता है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किया और सरस्वती का संपादन करते हुए ही उन्होंने सबसे पहला कार्य जो किया वो ये था कि उस समय के लेखकों की भाषा को संस्कारित और परिमार्जित करें। जितनी भी व्याकरण संबंधी भूलें हुआ करती थी, विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं होता था, उन सब पर वे प्रकाश डालते थे और भाषा की अशुद्धता को शुद्ध करने का प्रयास वे अनवरत करते रहे। निबंधकार के रूप में जब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं तो निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्श बेकन थे। उन्होंने बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के रूप में किया। उनके निबंध कवि और कविता, प्रतिमा, साहित्य की महत्ता, क्रोध, लोभ आदि हैं, जिनके अंतर्गत अत्यंत विचार समाये हुए हैं। भारतेंदु युगीन निबंधों की जैसी वैयक्तिकता, रोचकता, उच्छृंखलता हमें द्विवेदी के निबंधों में देखने को नहीं मिलती है। उनके निबंधों की भाषा शुद्ध अवश्य है, सार्थक है, शब्दों का प्रयोग पटुता के साथ में किया गया है, लेकिन फिर भी उनमें विश्लेषण की गंभीरता और चिंतन की मौलिकता हमें कम ही देखने को मिलती है। उनके निबंधों में व्यास शैली का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण कि उनमें पर्याप्त सरलता आ गई है। कहीं कहीं हास्य व्यंग्य का भी उसमें प्रयोग किया गया है। द्विवेदी युग के अन्य निबंधकारों में हम माधव प्रसाद मिश्र का नाम ले सकते हैं, गोविंद नारायण मिश्र का नाम ले सकते हैं, श्याम सुंदर दास, पद्म सेन, अध्यापक पूरण सेन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि का नाम ले सकते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से इन सभी ने द्विवेदी जी का ही अनुकरण करते हुए विचारात्मक निबंध लिखे हैं, लेकिन फिर भी इनकी शैली अपनी अलग अलग ही है, सबकी अपनी विशिष्ट शैली है। जैसे माधव प्रसाद जी ने घृति, सत्य जैसे विषयों पर जो प्रकाश डाला है वो गंभीर शैली में प्रकाश डाला है। गोविंद नारायण मिश्र ने अपने निबंधों में अलंकारों की छटा बिखेरी है। बाबू श्याम सुंदर दास उच्च कोटि के आलोचक होने के साथ साथ सफल निबंधकार थे। उन्होंने आलोचनात्मक गंभीर विषयों पर ही लेख लिखे हैं, जैसे भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा, कर्तव्य और सभ्यता आदि आदि। उनके जो निबंध हैं उनमें विचारों का संग्रह और समन्वय दोनों मिलता है। कहीं भी उसमें जो आत्मानुभूतियों का प्रकाशन है, भावात्मकता है, वो सब उसमें हमको देखने को नहीं मिलती है। उनकी शैली प्रौढ़ होते हुए भी सरल है, उसमें कहीं भी अस्पष्टता और जटिलता हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन भारतेंदु युग की जैसी रोचकता या द्विवेदी युग की जैसी जो सुबोधता है, वह भी हमें इनके निबंधों में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। बाबू श्याम सुंदर दास के समकालीन ही पद्म सेन शर्मा जी भी हुए। शर्मा जी के निबंधों के जो संग्रह हैं वो पद्म पराग और प्रबंध मंजरी, ये दो निबंध संग्रह हैं जिसमें कि उनके सारे निबंध संग्रहित हैं। उन्होंने अपने निबंधों में महापुरुषों के जीवन का चित्रण किया है, उस समय के व्यक्तियों के संस्मरण, उनको श्रद्धांजलि, साहित्य समीक्षा ऐसे विषय लेकर के उन पर निबंध लिखे हैं। उनकी शैली में हमको वैयक्तिकता, भावात्मकता और सरलता का पुट देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं अध्यापक पूरण से हैं और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इन दोनों की अपनी विशिष्ट शैली है।
अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में हमको स्वाधीन चिंतन देखने को मिलता है, निर्भय विचार हमको देखने को मिलते हैं, उनमें प्रगतिशीलता भी हमको देखने को मिलती है, शैली अनूठी है, लाक्षणिक है और उसमें हमको कहीं कहीं व्यंग्य भी देखने को मिलता है। रही बात चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने निबंध लिखे तो कम है, अर्थात संख्या की दृष्टि से तो उनके निबंध कम हैं, लेकिन गुणों की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके निबंधों में गंभीरता है, गंभीरता के साथ में मनोविनोद भी है। उनके निबंधों में पांडित्य है, लेकिन पांडित्य के साथ चुलबुलापन है। उनके निबंधों में हमें प्राचीनता भी देखने को मिलती है, लेकिन प्राचीनता के साथ हमें उनमें नवीनता भी देखने को मिलेगी। उनके निबंधों में हमें सांस्कृतिकता के भी दर्शन होते हैं, लेकिन उस सांस्कृतिकता के साथ में उसमें प्रगतिशीलता का भी सुंदर समन्वय देखने को हमें मिलता है। जहाँ तक हम शैली की बात करें तो उसमें सरलता, सरसता, रोचकता, व्यंग्यात्मकता प्रचुर मात्रा में है। कछुआ धर्म उनका जो निबंध है वह इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो बच्चों, द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं उनके निबंधों के बारे में जब हमने देखा तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस युग के निबंध अधिकतर विचार प्रधान ही थे। भारतेंदु युगीन जो निबंध थे उनकी तरह उस समय के जीवन की अभिव्यक्ति, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों का अंकन मात्र हमें इनमें देखने को नहीं मिलता है। और इसी तरह भारतेंदु युग की भांति हास्य और व्यंग्य भी इनमें नहीं मिलता है, उसके स्थान पर इनमें हमें गंभीरता अधिक देखने को मिलती है। अध्यापक पूर्ण सिंह जी और गुलेरी जी के निबंधों को छोड़ करके हमें अन्य निबंधकारों के निबंधों में वैयक्तिकता का प्रस्फुटन भी देखने को नहीं मिलता है। मौलिकता, नवीनता और ताजगी का भी हमें इन निबंधों में अभाव मिलता है। वास्तव में ये निबंध के स्थान पर यदि हम इन्हें विचारों के संग्रह कहें तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी। हाँ, व्याकरण की दृष्टि से अवश्य ही इन निबंधों की भाषा अधिक परिष्कृत, परिनिष्ठित और परिमार्जित हुई, भाषा शुद्ध हुई। तो इस तरह से हम द्विवेदी युग के निबंधों को यदि हम देखें तो इनके निबंधों की भाषा हमें बहुत ही व्याकरणनिष्ठ, संस्कृतनिष्ठ देखने को मिलती है, लेकिन इनमें विचार ज़्यादा गुंथे हुए हैं। तो बच्चों, द्विवेदी युग के निबंधों के बारे में आज हमने चर्चा की। इसी क्रम को जारी रखते हुए हम अगले व्याख्यान में शुक्ल युग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।